मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर्स के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आज हम करने वाले हैं यार सेट्स का रैपिड रिवीजन। रैपिड रिवीजन का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों का 15 से 20 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। सेशन के एंड में मैं आप लोगों को कुछ 5 क्वेश्चंस ऐसे दूंगा जो आप लोगों के एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, आपके एग्जाम में आने के चांसेस उन्हीं क्वेश्चंस में से कुछ ना कुछ शायद बन सकता है। तो मेक श्योर कि आप लोग इस सेशन को एंड तक जरूर देखना। रिवीजन के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट सेशन है। मैं ये मान के चल रहा हूं यार कि आप लोग सेट्स पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो और ये वीडियो आप लोग सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए देख रहे हो, क्योंकि यार रिवीजन के टाइम पे ना आप लोग 2-3 घंटे की वीडियोस नहीं देख सकते हो। आप लोगों को कुछ ऐसा चाहिए कि 10-15 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। तो उसी के लिए हम आज आए आप लोगों के बीच में। बट अगर आप लोग बेसिक्स को जानना चाहते हो इस चैप्टर के, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा सेट्स चैप्टर का वन शॉट, जो कि 2.5 घंटे का वीडियो है जिसमें मैंने डिटेल में चीजों को समझाया, वो देख सकते हो। बाकी यहाँ पे सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए रुकना। कोई कमेंट सेक्शन में कृपया करके ये मत बोलना कि यार सर आपने तो ऊपर से पढ़ाया, सेट्स तो इतना बड़ा चैप्टर है। बेटा ये रिवीजन के लिए, ठीक है। अगर मान ले कल तेरा एग्जाम है तो आज का ये जो सेशन है ये तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है जी। चलो करते हैं शुरुआत और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आप लोगों के पास। तो यार ये मैंने बहुत सुंदर सा आप लोगों के लिए फ्लो चार्ट बना रखा है कि सेट्स में सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज योर इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में 2 चीजें हैं आप लोगों के पास, सेट्स की डेफिनेशन और सेट्स के रिप्रेजेंटेशन। तो अगर मैं सेट की डेफिनेशन की बात करूं तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी कि कुछ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के कलेक्शंस को सेट बोला जाता है। यानी देखो, जैसे अगर मैं बहुत प्यारा सा एग्जांपल लेता हूं अपने हर सेशन में कि आप अपनी क्लास की 3 सबसे सुंदर लड़कियों के नाम बताओ। आप बोलोगे, एक बच्चा बोलेगा कि रिया, प्रिया और सिया, है ना। और दूसरा बच्चा बोलेगा कि रीता, सीता और गीता, है ना। तीसरा बच्चा कोई और नाम लेगा। लेकिन क्या ये सब लोगों के लिए, क्या ये सब बच्चों के लिए सेम होगा? नहीं होगा ना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 सबसे सुंदर लड़कों के नाम बताओ, तो एक लड़की के लिए कुछ और होगा, दूसरी के लिए कुछ और होगा, तीसरी के लिए कुछ और होगा, है ना। तो इसको वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बोला जाता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है? जो सबके लिए सेम हो, सब बच्चों का आंसर एक ही है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 से छोटे नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होंगे, तो आप बोलोगे 1 2 3 4। दूसरा बच्चा भी बोलेगा 1 2 3 4, तीसरा बच्चा भी बोलेगा 1 2 3 4। तो ऐसे कलेक्शन को सेट बोला जाता है जो सबके लिए सेम हो, सबके लिए सेम हो। गॉट इट? ठीक है। फिर सेट को हम 2 तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है सेट बिल्डर और एक होता है रोस्टर फॉर्म। आगे एक सवाल भी कराऊंगा ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। तो ये हो गई सेट की रिप्रेजेंटेशन। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में कि सेट्स कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक चीज जाननी बहुत जरूरी है कि सेट के अंदर जो चीजें होती हैं उनको बोला जाता है एलिमेंट ऑफ द सेट्स। जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को कुछ बताने की कोशिश करूं कि मान लो ये आपके पास सेट है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे 2 3 4। मान लो इसके अंदर ये 3 एलिमेंट्स है। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको बोला जाता है कार्डिनल नंबर। और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, ऐसा इसको बोला जाता है। यहां पे ये जो 2 है ये बिलोंग कर रहा है सेट ए से, ये जो 3 है ये बिलोंग कर रहा है सेट ए से, ये जो 4 है ये बिलोंग कर रहा है सेट ए से। लेकिन क्या इस सेट में 5 है? बिल्कुल नहीं है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब बात करते हैं कि आपके पास जो अलग अलग प्रकार के सेट्स होते हैं उनकी कहानी क्या कहती है। अगर किसी सेट में मान लो मैं आपको पूछना चाहता हूं कि 3 से बड़े इवन प्राइम नंबर कौन से होंगे, तो आप सोचते रह जाओगे और आपको एक भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो 3 से बड़ा हो, एक भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं मिलेगा जो 3 से बड़ा हो, इवन प्राइम नंबर नहीं मिलेगा जो 3 से बड़ा हो। तो आप बोलोगे कि भैया एक भी नहीं होगा। तो ऐसे सेट्स को बोला जाता है एम्प्टी सेट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाए? आपके पास 0 हो जाए। और ऐसे सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एक सिंबल से जिसे बोला जाता है फाई। इसको नल सेट और वॉइड सेट भी बोला जाता है। तो एम्प्टी सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, ठीक है। अब होता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो। मान लो आपके पास कोई सेट ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है। जैसे मान लो ए कोई सेट है, इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, या फिर ए कोई सेट है, बी कोई सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है। तो ऐसे सेट्स को बोला जाता है सिंगलटन सेट। फिर फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? फाइनाइट सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं जिनमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं
कि जैसे ये है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसमें कितने हैं, 3 है। लेकिन अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के सेट्स को बताओ, तो आप बोलोगे यार 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी तक जाएगा। तो इसके अंदर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते हो। तो जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर पाओगे तो उन्हें बोला जाएगा इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जहां पे आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो। फिर होते हैं बेटा इक्वल सेट्स। मान लो आप लोगों के पास एक कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 और दूसरा कोई सेट है बी जिसके अंदर भी सेम एलिमेंट है 2 3 1, मान लो ये है। तो ये दोनों के दोनों सेट्स इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वही दूसरे सेट के अंदर एलिमेंट्स है, तो ये इक्वल सेट्स होते हैं। एक होता है बेटा इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है? जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। यानी कि अगर मान लो ए के अंदर 1 2 3 है और बी के अंदर है आप लोगों के पास ए बी सी, तो दोनों के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये इक्विवेलेंट होंगे, इक्वल नहीं होंगे, इक्विवेलेंट। और ये जो इक्वल सेट्स होता है इसको आप इक्विवेलेंट भी बोल सकते हो, इक्वल भी बोल सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और इक्वल भी है। ठीक है जी। फिर उसके बाद बात करते हैं सबसेट्स की। और सबसेट्स क्या होते हैं? सबसेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि प्रूविंग वाले सवालों में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसेट्स की अगर मैं बात करूं, मान लो आपके पास कोई सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 और सी कोई सेट है जिसके अंदर है 2 3 4 2 3 5। तो सबसेट एक ऐसा सेट होता है, यानी कि अगर मैं बात करूं ए सेट का अगर मैं सबसेट निकालना चाहूं तो ऐसा सेट जिसके अंदर ए के एलिमेंट्स हो, जैसे बी के अंदर आपके पास क्लियरली दिख रहे हैं 1 और 2। 1 क्या है? ए में भी है और बी में भी है। तो बी सेट के जितने भी एलिमेंट्स है वो ए में है, तो बी को बोला जाएगा बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी क्या हो जाएगा? ए का सबसेट हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या सी ए का सबसेट होगा? आप बोलोगे 2 है 3 है बट 5 नहीं है, तो सी जो होगा सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है जी। अब ऐसे सेट को बोला जाता है बेटा प्रॉपर सबसेट बोला जाता है। और ए को बोला जाएगा सुपर सेट, ए को बोला जाएगा सुपर सेट, बी को बोला जाएगा प्रॉपर सबसेट और ए को बोला जाएगा सुपर सेट। अभी इससे रिलेटेड एक सवाल भी अभी हम करेंगे कि इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा वाला होता है, उसको देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग ये चीज समझ लो कि सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सेट क्या होता है। और पावर सेट की अगर मैं बात करूं, किसी सबसेट में टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? जैसे ये सेट है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? यानी कि इसके बहुत सारे सबसेट्स बन सकते हैं, जैसे 1 भी होगा, जैसे 2 भी होगा, जैसे 3 भी होगा। तो ऐसे कितने सबसेट्स बन सकते हैं, तो वो हमारे पास डिफाइन होता है एक फॉर्मूले से, जिसको हम बोलते हैं 2 की पावर n। तो 2 की पावर n जो होगा वो आपके पास उतने सबसेट्स होंगे। जैसे अगर मैं इस सेट की बात करूं, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? 4 एलिमेंट्स। तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 4। इसमें एक सबसेट ऐसा होगा जो इम्प्रॉपर होगा, उसके बारे में आगे बात करते हैं। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अच्छा, अब उन सबसेट के कलेक्शन को पावर सेट बोला जाता है। सभी सबसेट के कलेक्शन को पावर सेट बोला जाता है। ठीक है। फिर बात करते हैं यार इंटरवल्स की। अब होता क्या है कि सभी सेट्स को आप सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, खासकर रियल नंबर्स को। जैसे अगर मैं बात करूं रियल नंबर्स है आप लोगों के पास, कोई x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर जहां पे x की वैल्यू 2 से 5 के बीच में। अब 2 से 5 के बीच में आप बोलोगे 2 भी होगी, 2.1 भी होगी, 2.11 भी होगी, 2.12, बहुत सारी वैल्यूज होंगी, है ना। तो कोई एक पैटर्न नहीं बन रहा है। जैसे नेचुरल नंबर्स की अगर मैं सेट की बात करूं तो नेचुरल नंबर का सेट्स क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, है ना, एक पैटर्न बन रहा है। बट यहां पे तो कोई पैटर्न भी नहीं बनता है, क्योंकि 2.001 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी वैल्यूज हो सकती है। तो जब आपके पास कुछ सेट्स में पैटर्न नहीं बनता, खासकर रियल नंबर्स के सेट्स में, तो ऐसे सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरवल्स की बात करते हैं। अब इंटरवल्स क्या होता है? इंटरवल आप लोगों के पास बेटा 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज और एक होता है सेमी ओपन या सेमी क्लोज। अब क्या कहते हैं ये इंटरवल्स? मान लो अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी और 5 से छोटी है, तो x की वैल्यू 2 से बड़ी और 5 से छोटी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और इनको बोला जाता है ओपन इंटरवल, जहां पे ना तो 2 इंक्लूड है ना ही 5 इंक्लूड है। x की वैल्यू अगर 2 से बड़ी है और 5 से छोटी है
या 2 के बराबर है और 5 के बराबर है, जब इक्वल टू का भी साइन आ जाता है तो उसमें ऐसे इंटरवल्स का यूज किया जाता है, यानी कि 2 से 5 के बीच में सारी वैल्यूज इसमें इंक्लूडेड होंगी, ठीक है, और इसको बोला जाता है क्लोज इंटरवल। इसमें 2 भी इंक्लूड है, 5 भी। अब मान लो x की वैल्यू जो है वो 2 से बड़ी है लेकिन 5 के बराबर या 5 से छोटी है, तो 2 के लिए ओपन इंटरवल और 5 के लिए क्लोज इंटरवल। ऐसे ही अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी या 2 के बराबर और 5 से छोटी, तो 2 के लिए ओपन इंटरवल और 5 के लिए क्लोज इंटरवल, सॉरी 2 के लिए क्लोज इंटरवल और 5 के लिए ओपन इंटरवल। इस तरीके की बातें, तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि इंटरवल्स क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, किस तरीके से चीज होती है। फिर बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट होता है कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात कर रहे हो, सेट के किसी भी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, तो उसका सबसे बड़ा सेट जो होता है वो यूनिवर्सल। जैसे मान लो अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूं, सेट ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इंफिनिटी। अब नेचुरल नंबर में सबसे बड़ा सेट कौन सा होता है? रियल नंबर का। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या बन जाएगा? रियल नंबर। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं कि लेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्राइंगल, सभी राइट एंगल ट्राइंगल्स का ए क्या है? सेट है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल का सबसे बड़ा सेट क्या हो जाएगा? ट्राइंगल्स, है ना। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, यानी कि जिसके अंदर सभी सेट्स आते हो उसे यूनिवर्सल ट्राइंगल बोलते हैं। फिर आता है एक छोटा सा टॉपिक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में से इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हो तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे? यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस करते हो। फिर आता है बेटा ऑपरेशन ऑन सेट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पे आप पढ़ते हो यूनियन को, यूनियन या फिर एंड जहां पे आ जाता, सॉरी और जहां पे आ जाते हैं वहां पे आप लोग यूनियन का यूज करते हो, है ना। वहां पे आप लोग क्या करते हो? यूनियन का यूज करते हो। इंटरसेक्शन आता है जहां पे आप एंड का यूज करते हो और इंटरसेक्शन का सिंबल होता है ऐसे। और डिफरेंस यानी कि एक सेट से जब आप दूसरे सेट को रिमूव कर देते हो, माइनस कर देते हो, ठीक है। आगे करेंगे कुछ सवालों में, आपको क्लियर में पता चल जाएगा। वेन डायग्राम एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें आप अपने यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो और सेट्स को, उसके अंदर आने वाले सेट्स को सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। तो बेसिकली आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, सेट्स के जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने के लिए आप लोगों का वेन डायग्राम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। एंड में आप लोगों के पास है प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। हालांकि ये टॉपिक डिलीटेड है इस साल एनसीईआरटी से, पर मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर करना, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो मान लो अगर आप लोगों के पास दो सेट है ए और बी, दोनों के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे 3 सेट का भी एक फॉर्मूला होता है, वो नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को दिखा देता हूं। अगर मान लो ये आप लोगों के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है, लॉ होता है जिसको डी मॉर्गन्स लॉ बोला जाता है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा ओवरव्यू है आपके पास इस पूरे के पूरे चैप्टर का। कुछ सवालों को कर लेते हैं जिनसे आपको एक बेटर आइडिया मिल जाएगा। बस एक फॉर्मूला और निकाल देता हूं कि अगर मान लो आपके पास तीन सेट्स हैं तो उसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो हो जाएगा बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, है ना, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है जी, चलो आगे बात करते हैं। अब देखो जैसे आपके पास ये एक सवाल है, आपके पास सवाल क्या कहता है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। x इज एन इंटीजर और x की जो वैल्यू है वो यहां से लेके यहां तक लाई करेगी। अब ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे इसको इंटरवल की फॉर्म में लिख देंगे कि x का ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं बेटा। ये आपने जो इंटरवल वाला पढ़ा है वो रियल नंबर्स में पढ़ा है, यहां पे नहीं होगा। यहां पे आपको पता है -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 तक आ जाएगा। तो ये रोस्टर फॉर्म हो गई। उसी तरह से दूसरा सवाल कहता है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। अब आपको पता चला ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो आपको एक चीज पता चली कि x कोई एलिमेंट है, इसमें क्या है, x कोई एलिमेंट है जो कि n स्क्वायर के बराबर है, और यहाँ पे n जो है क्या है, एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर यानी कि जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 अप टू कहां तक, और n की जो वैल्यू है वो 10 के बराबर या 10 से छोटी होनी चाहिए। तो देख लो 10 के बराबर या 10 से छोटी तक ही आपको लिखना है। क्लियर?
फिर अगला सवाल आप लोगों के पास ये सारे सवाल 1 मार्कर है ना, अभी 2 मार्कर 3 मार्कर क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। आपसे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। मान लो आपके पास ये कोई सेट है, इस सेट में कह रहे हैं कि क्या 3,4 इज अ सबसेट, 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए। तो देखो बेटा, अगर मैं इसके सबसेट की बात करूं, अगर मैं इसके सबसेट की बात करूं तो 3,4 जो है, 3,4 जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, मान लो एक्स। तो इसका जो सबसेट होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, 3,4 और ये डबल सेट लगेगा, डबल सेट लगेगा। दिस इज अ सबसेट ऑफ ए। क्यों? क्योंकि जैसे अगर मैं 1 की बात कर रहा हूं, जैसे अगर मैं इसमें बात करूंगा 1 बिलोंग्स टू ए, और ये जो होगा ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। अब यहां पे पहले से ही सेट के अंदर एक सेट दे रखा है, तो वो उससे बिलोंग करेगा और इसका सबसेट हो जाएगा ऐसा। तो ये इसका सबसेट नहीं है, ये इसको बिलोंग कर रहा है, ये इसका सबसेट है। ठीक है जी। 5 बिलोंग्स टू ए नहीं, 5 ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल 5 ए का सबसेट है। क्या ये ए का सबसेट है? नहीं, 5 ए का सबसेट होता है। इसको ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर नहीं लिखते हम, इसका मतलब है कि किसी सेट के अंदर एक एलिमेंट है जो कि है 5। ठीक है जी। चलो आखिरी सवाल है आप लोगों के पास, राइट डाउन ऑल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट्स ऑफ दिस। इसके प्रॉपर सबसेट्स लिखने, तो मैंने सबसे पहले इसके सारे सबसेट्स लिख लिए। इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होने चाहिए, क्योंकि 3 एलिमेंट्स है तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 होने चाहिए। तो देखो सबसे पहला सबसेट होता है 5, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1,2, 2,3, 1,3, 1,2, 3। लेकिन इसमें ये वाला जो सबसेट होता है ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपके इसी के इक्वल है। हालांकि ये इसका सबसेट है, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि ये दोनों के दोनों आपस में क्या है बेटा, बराबर है। तो ये प्रॉपर नहीं होगा। तो अगर उसने बोला प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट आपके पास यहीं तक होंगे। क्लियर? ठीक। अब आप लोगों के पास एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कई बार डी मॉर्गन्स लॉ के ऊपर, कि आप लोगों के पास ए कोई सेट दे रखा है, बी कोई सेट दे रखा है और यूनिवर्सल सेट दे रखा है। आपको डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है, ये डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करो, ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, यूनिवर्सल में से ए को माइनस करोगे ये ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, है ना, यूनिवर्सल में से बी को माइनस कर लो, ये आ जाएगा। देखो यार, मैं कुछ सवालों को ना आपके सामने लिख कर लेकर आया उसके सोल्यूशन, क्योंकि अगर मैं सोल्यूशन कराने बैठूंगा ना तो ये वीडियो बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। मेरा पर्पस और आपका पर्पस क्या होना चाहिए कि इसके तहत आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए, आपको बस ध्यान में आ जाए हाँ ऐसे सवाल आते हैं तो इनको करना कैसे होता है ना। अब आपने ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया क्योंकि यहां पे आपको जरूरत है। फिर ए इंटरसेक्शन बी आया आपके पास 3, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, तो यूनिवर्सल में से 3 को हटा दो, तो ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। वैसे ही आपने ए यूनियन बी निकाल लिया यहां से, ठीक है। फिर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो कि यूनिवर्सल में से ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स हटा दो तो 8 बच जाएगा। अब आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये बच गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये बच गया। क्यों चाहिए? क्योंकि यहां पे जो चीजें आपको चाहिए वो आप निकाल लो। अब आपने देखा कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ये इसके बराबर है और ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल भी है। उसी प्रकार से ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपके पास 8 आया और वो किसके बराबर है? वो इसके बराबर भी है। ये देखो यहां पे ये है, ये देखो यहां पे ये है। ठीक है जी। चल अब आप लोगों के पास जो इस चैप्टर से सबसे ज्यादा परेशान करने वाले सवाल है, ये सवाल है, आखिरी सवाल है। इसके बाद 5 सवाल आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं जो आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। वैसे सवाल आप लोगों के एग्जाम में जरूर आएंगे, तो वो 5 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप उनको करना। लेकिन ये सवाल जो है प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं। इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक बेसिक बता देता हूं। जनरली आपके पास ऐसा आता है कि ए बी और सी आपके पास 3 सेट है, जहां पे ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है, और आपको बी और सी को इक्वल प्रूफ करना है। देखो कोई भी 2 चीजों को अगर आप इक्वल प्रूफ करना चाहते हो, कैसे प्रूफ करोगे? बहुत सिंपल सी कहानी है। मान लो आपके पास ए कोई सेट है जैसे 1, 2, 3 और बी कोई सेट है 1, 2, 3। तो यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि ए जो है बी का सबसेट है और बी जो है ए का सबसेट है। तो कभी भी अगर आपके पास ऐसी कोई कंडीशन हो जाती है तो उस कंडीशन में आपके पास ए और बी क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, जो चीजें आपको इक्वल प्रूफ करनी है बी और सी को, तो वहां से आपने मान लो एलएचएस उठाया बी, वहां पे आपने क्या करना है कि मान लो आपको ऐसे शुरुआत करनी है कि x बिलोंग्स टू बी,
x क्या है, b से बिलोंग कर रहा है, और फिर कुछ भी बीच में कुछ भी करके आपने ये प्रूव करना है कि x जो है वो c को भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि c इज अ सबसेट ऑफ b। तो क्या मतलब हो जाएगा, c क्या है, b का सबसेट है। उसी प्रकार से आपको y लेना है एक एलिमेंट जो कि किससे बिलोंग कर रहा है, b से बिलोंग सॉरी अब c से बिलोंग कर रहा है, और फिर कुछ भी प्रूफ करके आपको ये प्रूफ करना है कि y जो है वो b से भी बिलोंग कर रहा है। तो आपको क्या करना है फिर इस केस में क्या हो जाएगा कि b इज अ सबसेट ऑफ c। तो ऐसे सवालों को ऐसे करना होता है कि पहले c को b का सबसेट प्रूफ करो, फिर b को c का सबसेट प्रूफ करो। जैसे जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने कहा है कि यार x कोई एलिमेंट है जो b से बिलोंग कर रहा है, उसके बाद x अगर b से बिलोंग करेगा, देखो ध्यान से सुनो, मान लो 1 जो है वो b से बिलोंग कर रहा है, तो 1 जो होगा क्या वो a यूनियन b से भी तो बिलोंग करेगा। 1 जो होगा वो a यूनियन, a मान लो कोई सेट है ना, b मान लो कोई दूसरा सेट है, तो a यूनियन b में भी तो ये 1 वाला एलिमेंट आएगा ही आएगा। तो x जो है वो a यूनियन b से भी बिलोंग करेगा। अब अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो a यूनियन b a यूनियन c के इक्वल है, तो x जो है वो इससे भी बिलोंग करेगा। अब अगर x इससे बिलोंग कर रहा है तो इसके दो मतलब है, इसका मतलब है x या तो a से बिलोंग कर रहा है या तो c से बिलोंग कर रहा है। अब x अगर c से बिलोंग कर रहा है तो c इज अ सबसेट ऑफ b, क्योंकि हमने क्या बोला था, आपको ये लेना है x बिलोंग्स टू b, और फिर कुछ भी करके अगर आपने प्रूव कर दिया कि x बिलोंग्स टू c, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, c इज अ सबसेट ऑफ b। हालांकि यहां से बहुत सारे बच्चे ऐसा भी बोलेंगे, क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि a इज अ सबसेट ऑफ b, बिल्कुल लिख सकते हो, बट उसका काम ही नहीं हमें a और b को इक्वल थोड़ी ना प्रूव करना, हमें तो b और c को इक्वल प्रूव करना है। तो इस वाले से अगर ये वाली कंडीशन होगी तो यहां से तो आपने प्रूव कर दिया, लेकिन अभी ये वाली कंडीशन भी तो बची है। तो यहां से आपने कहा कि x जो है a से बिलोंग कर रहा है, और ऊपर आपने माना था कि x जो है b से बिलोंग कर रहा है, तो एंड आएगा, क्योंकि x a से भी बिलोंग कर रहा है और x b से भी बिलोंग कर रहा है, दोनों से बिलोंग कर रहा है, दोनों से बिलोंग कर रहा है, तो इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब अगर x a इंटरसेक्शन b से बिलोंग कर रहा है तो a इंटरसेक्शन c से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि इक्वल है। समझ में आई बात, ध्यान से देखना इस सवाल को। अब यहां से क्या पता चलता है, जब भी इंटरसेक्शन आता है तो इसका मतलब होगा कि x a से भी बिलोंग करेगा एंड x जो है वो c से भी बिलोंग करेगा, और x अगर c से बिलोंग करेगा तो c इज अ सबसेट ऑफ b हो जाएगा। बस एक चीज आपने प्रूव कर दी, यहां पे भी c इज अ सबसेट ऑफ b, और दूसरी वाली कंडीशन के हिसाब से भी c इज अ सबसेट ऑफ b प्रूव कर दिया, खत्म। ठीक है, अब यहां पे आप एक एलिमेंट लोगे, अब आपको ये वाला लेना है, आरएचएस वाली साइड लेनी है। आपने बोला कि y कोई एलिमेंट है जो c से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे x की जगह पे y लिख दूंगा, मैंने बाई मिस्टेक शायद x ही लिख दिया, या फिर इसको x1 कर दो, जहां जहां पे x है ना, कोई और एलिमेंट ले लो। ठीक है जी, चलो। तो इस केस में आपको क्या करना है, सेम वही चीज करनी है जो आपने यहां पे किया था। कह रहे हो कि x1 कोई एलिमेंट है जो c से बिलोंग कर रहा है, अब अगर c से बिलोंग करेगा तो a यूनियन c से भी बिलोंग करेगा, अब a यूनियन c से करेगा तो a यूनियन b से भी करेगा। अब a यूनियन x का मतलब क्या है, अगर a यूनियन b से बिलोंग कर रहा है, यूनियन में क्या आता है, हमेशा और आता है, तो x1 जो है या तो a से बिलोंग करेगा या तो b से बिलोंग करेगा। अब अगर b से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, b इज अ सबसेट ऑफ c, है ना, सेम चीज हुई है, बस एलिमेंट चेंज हो गए। अब अगर मैं इस वाली कंडीशन को देखूं तो x1 जो है वो a से बिलोंग कर रहा है और x1 जो है वो c से भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, x1 जो होगा वो दोनों से बिलोंग कर रहा है, a इंटरसेक्शन c से। अब x1 जो है अगर a इंटरसेक्शन c से बिलोंग कर रहा है तो वो a इंटरसेक्शन b से भी बिलोंग करेगा। अब अगर वो a इंटरसेक्शन b से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, a से भी एंड b से भी बिलोंग कर रहा है, अगर वो b से बिलोंग कर रहा है तो b इज अ सबसेट ऑफ c। ऐसे सवाल आप लोगों के एग्जाम में आते हैं, कृपया करके इनको थोड़ा सा एक बार देखना, और मेरे को तो लगता है कहीं यही सवाल ना आ जाए। अब आप लोगों के पास कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन 5 सवालों को आप लोग जरूर करना, है ना। जैसे आप लोगों के पास पहला सवाल है ये, है ना, तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि a और b को इक्वल प्रूव करना, तो आप क्या कर लोगे कि x बिलोंग कर रहा है a से, फिर कुछ भी करके आपने प्रूव कर दिया कि x जो है वो b से भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a इज अ सबसेट ऑफ b, है ना, सॉरी b इज अ सबसेट ऑफ a, है ना। फिर उसी प्रकार से आपने बोला कि y जो है वो b से बिलोंग कर रहा है, फिर कुछ भी करके आपने प्रूव कर दिया कि y जो है वो a से भी बिलोंग करेगा, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा a इज अ सबसेट ऑफ b। तो यहां से अगर दोनों आपस में एक दूसरे के सबसेट है तो a इज इक्वल टू b हो जाएगा। उसी प्रकार से ये वाले सवाल कर रहे हैं। अब इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इसका आंसर क्या होगा। फिर ये आप लोगों के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाले क्वेश्चन है, तो इनकी प्रैक्टिस भी जरूर करना, एनसीईआरटी में नहीं है बट ऐसे सवाल आते हैं। ऐसा सवाल आप लोगों के पास केस स्टडी क्वेश्चन आ सकता है। So, yes,